सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी पोर्टल। मैं हूं आपका दोस्त द बैकबेंच टीचर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट सेकंड, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा रिसोर्स प्लानिंग, दूसरा है हमारा लैंड एज अ रिसोर्स, तीसरा है हमारा लैंड डिग्रेडेशन, चौथा है हमारा लैंड कंजर्वेशन मेथड्स। ठीक है, तो प्लीज़ पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस जो करा था वो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिस्कस करा था। उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा पोटेंशियल और स्टॉक रिसोर्सेज में। ठीक है, तो आज वो मैं क्लियर कर देता हूँ। पोटेंशियल, डेवलप्ड और स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे नेचर में अवेलेबल तो हैं बट उनका यूज़ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो इसका यूज़ नहीं करना है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है बट हो सकता है कभी पैसा नहीं है, हो सकता है हमारे पास इंडस्ट्रीज़ नहीं है जो प्रोड्यूस कर पा रही हैं। मींस ये सब मेथड्स जैसे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी राजस्थान में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है बट हमारे पास विंड मिल्स नहीं है वहाँ पर, सोलर पैनल्स नहीं है वहाँ पर, तो मे भी पॉसिबल है हमारे पास इतने एक्सपेंसेस नहीं है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर कुछ भी सेटअप करने में। कर लेते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज के बारे में। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनका सर्वे किया गया, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का पता लगाया गया, उसके बाद क्वालिटी और क्वांटिटी का पता लगाने के बाद उनको हम यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, लाइक हमारा कोल है, बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी, कितनी क्या क्वालिटी उसकी, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है हमें। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक रिसोर्सेज की। देखिए, वो रिसोर्सेज जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं नेचर में बट टेक्नोलॉजी की लैक की वजह से, टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अंडरस्टैंड? टेक्नोलॉजी नहीं है इस वजह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। एक जगह पर यह है कि टेक्नोलॉजी है तो बट सेटअप नहीं है उसका। अब यहाँ पर क्या है, वो पोटेंशियल हो गए थे हमारे। स्टॉक में क्या है कि टेक्नोलॉजी ही नहीं है हमारे पास उसे कन्वर्ट करने की। जैसे हाइड्रोजन है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हाइड्रोजन से हम कोई भी काम ले सकें, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है एनवायरनमेंट में बट उसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, स्टॉक रिसोर्सेज क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रिसोर्स प्लानिंग की तरफ। तो देखिए, पहली चीज़ है प्लानिंग। प्लानिंग कब करते हैं हम लोग? प्लानिंग तब होती है जब कुछ भी मतलब ऑर्डर के हिसाब से नहीं हो रहा होता है, डिसऑर्डर होता है, बहुत सारा डिसऑर्डर होता है। टाइम टेबल बनाते हैं आप लोग तो वो भी एक प्लान होता है, स्टडी प्लान होता है। ठीक है ना, तो टाइम टेबल इज़ ऑल्सो अ स्टडी प्लान। अब प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ाई प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं इसी वजह से। तो रिसोर्सेज की प्लानिंग भी इसी तरीके से सेम है। अब जैसे गोवा जाने की प्लानिंग है तो गोवा जाने की कब प्लानिंग करेंगे आप? अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम जब निकाल पाएंगे, यानी कि आपने डिसाइड करा कि हम कुछ करेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग रिसोर्सेज की भी उसी तरीके से करेंगे जब हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा किसी चीज़ का, कोई चीज़ प्रॉपरली करनी होगी। ठीक है, कब ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को प्रॉपर करने की ज़रूरत कब पड़ती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ है जब हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रिसोर्सेज के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की होने की वजह से हमें रिसोर्स को प्लान करने की नीड पड़ती है। ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिग्रेडेशन हो रहा है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। भाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, कहीं पर रिसोर्सेज प्रॉपर हैं कहीं पर नहीं हैं, तो डिग्रेडेशन कैसे होगा? भाई ओवर यूज़ करेगा, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे वो ओवर यूज़ करेगा और जिसके पास नहीं होंगे वो क्या होगा, वहाँ पर अंडर डेवलप्ड रह जाएगा। कि वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होगी लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं पहुँच पाएंगे, तो इंडस्ट्री का होना ना होना एक बराबर है। ठीक है, तो प्लान्ड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इसी को कहते हैं कि हम दोनों के बीच में रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हमारे रिसोर्स डेवलप भी करें, हम भी डेवलप करें, रिसोर्सेज भी डेवलप करें और साथ ही साथ नेशन भी डेवलप करे। ठीक है, अब प्लानिंग और क्यों नेसेसरी है? प्लानिंग नेसेसरी इसलिए भी है क्योंकि जो प्लेसेस हैं हमारे इंडिया में, जैसे झारखंड है, झारखंड के पास खजाना है रिसोर्सेज का, मतलब मिनरल्स का खजाना है झारखंड। ठीक है, मिनरल्स का तो खजाना है बट वहाँ पर वाटर की एक्यूट शॉर्टेज है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है, वाटर नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो ये बात जान लीजिए कि झारखंड में पानी नहीं होने के कारण वहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत हैं, मिनरल्स बहुत हैं। लाइक झरिया जो है एक एरिया है झारखंड में, वहाँ पर कोल माइंस हैं, मींस बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है कोयले की और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया झारखंड की जो बेल्ट है वो कोल में तो बहुत ही ज़्यादा रिच है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि कोयला तो बहुत ही भरपूर मात्रा में है बट पानी की कमी है।
अब अगर कंपैरिजन करें हम झारखंड का अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है, तो झारखंड में भाई साहब कोयला तो है, पानी नहीं है, ठीक है, वैरायटी ऑफ मिनरल्स है, मींस मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा हैं बट पानी नहीं है। बात करेंगे अगर अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में मिनरल्स नहीं है, पानी बहुत है, ठीक है, मिनरल्स नहीं है वहाँ पे, पानी बहुत है। तो मिनरल्स ना होने की वजह से, स्कार्सिटी होने की वजह से मिनरल्स की, वहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए दोनों के बीच में। वहाँ पर भी इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए, यहाँ पर भी इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको हमें मैनेज करना है, क्या करके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके दोनों के बीच में। यानी झारखंड जो है वो अपना रिसोर्स यानी कि मिनरल्स वो दे अरुणाचल प्रदेश को, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करे झारखंड को। तो दोनों की प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, ठीक है। आप भी शेयरिंग करिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ज़रूरी होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि हमारे रिसोर्सेज डेवलप कर सकें, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब भाई यूज़ तो कर रहे हो रिसोर्सेज का आप, ठीक है, यूज़ कर रहे हो रिसोर्सेज का, इसके अलावा हम उन चीज़ों को भी चेक करें जो इनके मतलब रास्ते में रुकावट बनी हुई हैं, डेवलपमेंट में रुकावट बनी हुई हैं, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी लैंड डिग्रेडेशन के मेथड्स में, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लैंड को डिग्रेड करती हैं। फ़िलहाल पढ़ते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में। तो इंडिया में देखिए, सबसे पहले जान लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। आज से कुछ टाइम पहले की बात है। तो वो प्लानिंग कमीशन जो था वो डेवलपमेंटल मॉडल था एक, मतलब अपने मॉडल्स डालता था। 5 ईयर डेवलपमेंटल मॉडल, पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च करता था। 5 ईयर डेवलपमेंट स्ट्रक्चर तैयार करता था कि हमें किस तरीके से 5 साल में डेवलपमेंट करना है, ओके। ये कमीशन कब बना है? 1950 में प्लानिंग कमीशन की फॉर्मेशन हुई है 1950 में। थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज की बात है, सुन लीजिए। 1950 में हुई है। उसके चेयरपर्सन थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू सर, ठीक है, उस टाइम पर इसके चेयरपर्सन थे। ये क्या करता था, ये 5 ईयर का डेवलपमेंटल मॉडल पेश करता था, रखता था, सामने रखता था कि हमें रिसोर्सेज का कैसे मैनेजमेंट करना है, रिसोर्सेज कैसे डेवलप कराने हैं, रिसोर्सेज को किस तरीके से हमें बचाना है, कंजर्व करना है और यूज़ करना है, ठीक है। अब चाहे वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो, चाहे ट्रांसपोर्ट बेस्ड हो, चाहे मीन्स किसी भी एरिया में, हमें ये एम करता था एक पार्टिकुलर एरिया पे, बट ओवरऑल डेवलपमेंट भी देखता था, ठीक है। हुआ क्या, अब ये कंजर्वेशन जो रिसोर्सेज का करता था और इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी देखता था, ये 5 ईयर डेवलपमेंटल प्लान। अब भाई साहब 2015 में मोदी गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी के आने के बाद की बात है। 2015 में क्या हुआ भाई, एक अचानक से टर्न आ गया इंडिया में, ठीक है। क्या टर्न आया, एकदम टर्न मारा। मोदी जी ने एक स्टेप लिया, बहुत ही अच्छा स्टेप लिया, नीति आयोग बना दिया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को हटाया, नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो इसके चेयरपर्सन है हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। उसके बाद इसके सीईओ हैं हमारे अमिताभ कांत सर, ओके। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब ये न्यू प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी प्लानिंग करेगा, सेम तरीके से करेगा, सेम चीज़ों पे फोकस करेगा, बट अभी इसमें 5 ईयर डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर नहीं है। ये अपने हिसाब से करेगा जो भी करना है, मतलब 5 साल का ज़रूरी नहीं है स्ट्रक्चर तैयार करना, मे बी 2 साल का हो सकता है। मे बी कोई चीज़ें हैं जो कि हमें जल्दी अचीव हो जाती हैं, कुछ चीज़ें जो देर से अचीव होती हैं। अब हम एक ही चीज़ पर 5 साल तक जुटे रहेंगे तो ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया था, इसलिए नीति आयोग आया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फैशन के हिसाब से काम करने लगा। बात करते हैं लैंड एज अ रिसोर्स की। लैंड जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है भाई। आप यहाँ पे बैठे हुए हो, जहाँ पे लेटे हुए हो, चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खेल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कहाँ पर हो भाई? लैंड पर ही तो ना। तो लैंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, और हर किसी की नीड्स को पूरा करने के लिए भी लैंड ही है, ठीक है। बिल्डिंग्स हो, इंडस्ट्रीज़ हों, रोड्स हों, कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, एनीथिंग, सब कुछ किस पर बेस्ड है? लैंड पर। एग्रीकल्चर आपका, भाई साहब क्या कर रहे हो, ज़मीन पर ही तो खेती करेंगे ना, क्या आसमान में थोड़ी करेंगे। तो लैंड जो है वो इन्हीं चीज़ों पर, मतलब इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और इसे हमें बचाना चाहिए, ठीक है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। देखिए आगे चलते हैं और जानते हैं कितने टाइप्स में हमारा लैंड जो है वो डिवाइडेड है।
देखिए 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला हमारा है प्लेन्स, दूसरा है हमारा प्लेट्यूज और तीसरा है हमारा माउंटेन्स। ठीक है, प्लेन्स, प्लेट्यू एंड माउंटेन पर हमारा लैंड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंडिया में किसी भी जगह पर या फिर मीन्स जिसमें जहाँ पर थोड़े वेरिएशंस होते हैं, तो देखिए इस ग्राफ में दिखाया गया कि 30% एरिया जो है वो हमारा माउंटेन का है, 43% एरिया लैंड का है, प्लेन का है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो प्लेट्यू का है। तो लैंड यूज़ इंडिया में कैसे होता है, देखिए सबसे पहला आता है हमारा फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, सेकंड आ जाता है हमारा वेस्ट लैंड या बैरन लैंड यानी कि बंजर ज़मीन। थर्ड जो होता है वो हमारा हो गया फैलो लैंड। फोर्थ हमारा क्या हो गया, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड यानी कि एग्रीकल्चरल से एरिया से हटके जो हमारा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड आ जाता है। उसके बाद फिफ्थ आ जाता है हमारा नेट सोन एरिया, जहाँ पर हमने क्रॉप्स उगा रखी हैं वो एरिया कितना है टोटल। इसके अलावा भी पास्चर वाला एरिया, ग्रेजिंग जहाँ पर करवाते हैं वो एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत सारा एरिया है जो खाली पड़ा हुआ है, उस पर कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, मीन्स वो सब आ जाता है वेस्टलैंड में ही। हमारा कुल मिला के आ जाता है वो वेस्टलैंड में ही। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और जानते हैं लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। तो लैंड यूज़ का पैटर्न क्या है, सबसे पहला देखिए फिज़िकल फैक्टर्स। कौन से फिज़िकल फैक्टर्स हैं जो लैंड यूज़ को अफेक्ट करते हैं। पहली चीज़ होती है फिज़िकल फैक्टर से समझ ही गए होंगे, सॉइल टाइप, क्लाइमेट और टोपोग्राफी। 3 चीज़ें होती हैं हमारी। टोपोग्राफी का मतलब है कंपोजिशन कैसी है, मींस रिवर से बना है, माउंटेन से बना है, प्लेट्यूज से बना है, किससे बना हुआ है। तो सॉइल टाइप, क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी, तीनों चीज़ें हमारी कोऑपरेट करती हैं। इसको एलेबोरेट करना आपका काम है, मैंने बता दिया। ह्यूमन फैक्टर्स क्या है हमारे, पहली चीज़ है हमारी कल्चरल एंड ट्रेडिशनल चीज़ें, जितनी भी कल्चरल एंड ट्रेडिशनल चीज़ें। फिर टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, उसके बाद हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी, मींस कितना पॉपुलेशन है एक एरिया में, वो भी डिस्कस करेंगे। कल्चरल होता है मींस लोग कैसे घरों में रह रहे हैं, किस टाइप के घरों। ठीक है, बात करते हैं अगर कल्चरल एरियाज़ के बारे में, कल्चरल फैक्टर्स के बारे में, तो देखिए कच्चे हाउस में लोग रहना पसंद करते थे पहले के, या फिर पक्के घरों में बिल्डिंग्स में रहना पसंद करते थे। ठीक है, तो कच्चे घरों में रहना पसंद करते थे, बिल्डिंग्स में रहना पसंद करते थे। इसके अलावा जो रूरल और अर्बन एरियाज़ हैं, ठीक है, रूरल एरियाज़ कौन से होते हैं, गांव के इलाके, अर्बन एरियाज़ शहरी इलाके। ठीक है, अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं हमारे, कंस्ट्रक्शन वर्क, जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, चाहे वो ब्रिजेस का हो, डैम्स का हो, बिल्डिंग्स का हो, मतलब जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो सारा का सारा किस पर बेस्ड है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पे बेस्ड है। ठीक है, लैंड यूज़ पैटर्न इसी तरीके से चलता है। बाकी हमारे आ जाते हैं घर, जितने भी घर हैं, ठीक है, जितनी भी पॉपुलेशन हमारी रह रही है एक एरिया में, वो आ जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी में, पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, वो हो जाती है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा बिल्कुल से। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं अब हम लोग लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन देखे कैसे होता है। सबसे पहली चीज़ हमारी डिफॉरेस्टेशन, बहुत ही ख़राब, मतलब बद से बदतर एक्टिविटी है बिल्कुल। यार क्यों पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हो भाई। सेकंड चीज़ है हमारी माइनिंग एक्टिविटीज़। भाई साहब कुछ लोग होते हैं जो मींस माइनिंग करने घुस गए, उसके बाद उसको फिल करना भूल गए। ठीक है, तो माइनिंग एक्टिविटीज़ से भी लैंड डिग्रेडेशन होगा। ओवर ग्रेजिंग, भाई अपने जानवर चराने ले गए, एक ही जगह बार बार ले आ रहे हैं, बार बार ले आ रहे हैं, बार बार ले आ रहे हैं, अनफर्टाइल कर दी ज़मीन। चौथी चीज़ हो गई हमारी ओवर यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अरे भाई जहाँ पर खेती कर रहे हो, ठीक है ना, उसका ख्याल रखो अपनी ज़मीन का। क्यों उसकी मतलब इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी ले रहे हो उससे, मतलब इतना ज़्यादा यूज़ ले रहे हो उससे कि वो ओवर यूज़ कर रहे हो तुम आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो कि हम लैंड में फेंक देते हैं ऐसे ही, उसके बाद डंप कर देते हैं लाके उनको। तो ये जो है भाई आपके लैंड को बुरी तरह से डिग्रेड कर देगा, ख़राब कर देगा। इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, ये नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं। मतलब इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स होते हैं वो लैंड को बुरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, वो कभी फर्टाइल नहीं हो पाएगी, बैरन हो जाएगी लैंड हमारी। आगे चलते हैं और बात करते हैं कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में। कंजर्वेशन मेजर्स में सबसे पहली चीज़ आएगी एफॉरेस्टेशन। भाई डिग्रेडेशन में डिफॉरेस्टेशन था, तो कंजर्वेशन में एफॉरेस्टेशन आना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हमारी चेक ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़। हम माइनिंग एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली चेक करें, कहाँ पे माइनिंग करी गई है और वहाँ पे जाके फिलिंग करनी चाहिए। तीसरी चीज़ हो गई हमारी ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, बार बार एक ही जगह पे जानवर मत ले जाओ,
अलग अलग जगह पर बार बार, मीन्स जानवर तो कहीं भी खा लेंगे ना, जहाँ घास निकली होगी, तो अलग अलग जगहों पर ले जाओ चराने के लिए, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पास्चर्स। चौथा हमारा हो जाएगा प्रॉपर डंपिंग ऑफ वेस्ट। भाई डंप कर रहे हो वेस्ट तो वेस्ट लैंड में करो जाके, फर्टाइल लैंड में क्यों कर रहे हो डंपिंग, ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जितने भी हैं हमारे, उनको भी वेस्ट लैंड में फेंको जाके यार, ठीक है। अरे नदियों के पास फेंकोगे तो प्रॉब्लम होगी, वाटर पोल्यूशन होगा। और फर्टाइल लैंड में फेंकोगे तो क्या होगा, अनफर्टाइल हो जाएगा भाई, वहाँ पे खेती नहीं कर पाएगा कोई। अब उस ज़मीन को कोई ख़रीदने वाला हो तो ख़रीदेगा नहीं जल्दी, क्योंकि वो अनफर्टाइल ज़मीन है। भाई ऐसा मत करो प्लीज़, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा कि लैंड डिग्रेडेशन को हमें कैसे रोकना है और कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या हैं। तो बैक बेंचर्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है भाई, सीबीएसई ने 30% सिलेबस डिलीट कर दिया है, तो इसलिए अब पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि पढ़ाई आसान हो चुकी है। एसएसटी में हिस्ट्री में भाई 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी जाओ और लिंक में चेक करो, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी चेक करो भाई। और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, लॉकडाउन का एंजॉय करते रहो, आराम से घर पे बैठो, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है। ख्याल रखो अपना सब लोग, चलो टाटा बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। बाय बाय।